नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। आप लोग जो है सीटेट की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ सीटेट का एक नया ही और एक नए अंदाज में गणितीय शिक्षा शास्त्र। आप लोगों को मैंने पूरा जो है बाल विकास का शिक्षा शास्त्र की जानकारी दी और आशा है कि आप लोग जो है उस पर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो मैथ का जो पेडागोजी है, जिसको हम गणितीय शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ये जो मैं अभी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ये कम्प्लीटली सारे तथ्य एक जगह समाहित किए गए हैं और ये जितने भी तथ्य आपको दिए गए हैं ये सब में एक अपने आप में क्वेश्चन है, यानी इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है। इसको आपने पढ़ लिया तो मैथ के पेडागोजी का 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे एक एक तथ्य को और उसके उदाहरण को, और फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह हमारा मैथ का शिक्षा शास्त्र का जो है पेडागोजी आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैथ के पेडागोजी में बहुत ही बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसके तथ्यों को समझते हैं। पहला जो तथ्य है अभिगृहित, जिसको हम एक्सियोम बोलते हैं। अभिगृहित का मतलब होता है ऐसा तथ्य जिसको बिना सबूत के सच माना जाता है। अब मान लीजिए कि बिना सबूत के कोई सच मान लेता है, जैसे कोई बोलता है कि 5 और 5 मिलकर 10 होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 5 और 5 मिलकर 10 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, तो सही बात है, मान लिया कि हमने ये 2 और 2 4 होता भी है और इसको हम लोग सच मानते भी हैं, तो उसको बोला जाता है अभिगृहित, जिसको एक्सियोम बोलते हैं। ठीक है, ये सब तथ्य को आप एक बार जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो इसको बार बार लिख के याद कर लीजिएगा, लेकिन इस तथ्य को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे और ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन जितने भी तथ्य हैं उसमें एक और कुछ ऐसा तथ्य है जिसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इसमें तथ्य है इसी से रिलेटेड अनुमान या ख्याल, जिसको बोलते हैं कंजेक्चर। ठीक है, अनुमान या ख्याल मतलब हो गया कंजेक्चर, मतलब अनुमान लगाना या ख्याल करना। तो एक ऐसा तथ्य जिसको सच साबित करने के लिए प्रमाण यानी प्रूफ की जरूरत होती है। इसमें जो तथ्य दिया जा रहा है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि 5 और 5 मिलकर 10 होते हैं, और ये कोई और बोल सकता है ना कि 5 और 4 मिलकर 10 होते हैं। तो देखिए 5 और 5 मिलकर 10 होते हैं, ये तो हम जानते हैं, तो ये सही है, ये तथ्य सही है। लेकिन 5 और 4 मिलकर 10 होते हैं, नहीं, ये तथ्य गलत है। तो इसलिए अनुमान या ख्याल कंजेक्चर जो होता है उसमें जो भी तथ्य किसी को दिया जाएगा उसमें प्रूफ की जरूरत होती है, यानी प्रमाण की जरूरत होती है, और जो प्रमाण से ये पता चलेगा कि वो तथ्य जो दिया गया है वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। समझे? तो ये हो जाएगा कंजेक्चर यानी अनुमान या ख्याल। तो हमने अभी पढ़ा अभिगृहित, जिसमें जो सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान, जिसमें सबूत की जरूरत पड़ती है उसको सही या गलत करने के लिए। ठीक है, तो 2 तथ्य हो गए। और तीसरा तथ्य जो ये दोनों से मिलकर बनता है वो होता है प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, ऐसा अनुमान यानी कंजेक्चर जिसका प्रमाण प्रूफ दे दी जाती है। जैसे यह साबित है कि 5 और 5 10 ही होते हैं। तीनों में एक ही मैंने उदाहरण डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभिगृहित में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनुमान में जो है प्रमाण की आवश्यकता है प्रूफ करने के लिए कि वो सही है या गलत है, लेकिन प्रमेय जो है वो 100% सही ही होगा, क्योंकि जितने भी कंजेक्चर होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो प्रूफ दे दी जाती है वो सब प्रमेय हो जाते हैं। यानी जो अनुमान या ख्याल यानी कंजेक्चर में जो चीज़ें साबित कर दी जाती हैं वो सारे प्रमेय हो जाते हैं। यानी कंजेक्चर भी एक प्रमेय है तब जब वो अनुमान प्रूफ प्रमाण दे दी जाती है, यानी वो सही हो जाती है तब। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस पे पूछता है और ये तीनों तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले तथ्य को। अगला तथ्य है आपको मूर्त, जिसको बोलते हैं कंक्रीट पदार्थों का विनिमय नियम। ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। मूर्त जो होता है पदार्थों का प्रयोग कर छात्रों को एक समझाने की विधि है।
यानी छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को हम कुछ समझाते हैं तो वो मूर्त पे समझाते हैं, यानी कंक्रीट। कंक्रीट मतलब होता है कोई वस्तु, ठीक है, मूर्त का मतलब कोई वस्तु होता है। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कैसे इसको समझाएंगे, तो इसको हम कैसे समझाएंगे, इसके लिए पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पे दी हुई है कि समझाने के लिए क्या किया जाता है, इस नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि 1/2 की संकल्पना का परिचय आपको देना है बच्चों के बीच, यानी आधा, यानी 1/2 जिसको आधा बोलते हैं, कि संकल्पना का परिचय हमको देना है बच्चों के बीच। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या उसको बोर्ड पे जाके सीधे लिखेंगे कि इसको 1/2 ऐसे लिखा जाता है? नहीं, बच्चों के बीच कभी भी समझाने के लिए हम मूर्त पदार्थों का विनिमय नियम का ही प्रयोग करते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत ही निश्चित तौर पे आता है और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। कभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को समझाने के लिए हमको मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम का ही प्रयोग करना है। और इसके लिए जो है सबसे पहले क्या करनी है कि उसके मूर्त वस्तु लेनी है। मूर्त वस्तु का मतलब क्या हो गया, कागज या कुछ भी जो मूर्त वस्तुएं हों, कोई भी वस्तु जिसको मूर्त बोला जाता है, नहीं उसको ही मूर्त बोला जाता है, वस्तु को ही, कंक्रीट को ही मूर्त बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सादा पेपर लिया, देखिए मैंने एक सादा पेपर ले लिया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सादा पेपर है। अब सीधे सादा पेपर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस सादे पेपर के बारे में हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये सादा पेपर पहले होता क्या है। ये सादा पेपर है, इस पे हम लिखते हैं, इस पे हम हाजिरी बनाते हैं, इस पे मतलब जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं उसके बारे में बच्चों को पहले बताएंगे कि ये सादा पेपर है। यानी उसके दिमाग में ये जाना चाहिए कि सर ने सादा पेपर लिया था, एक मूर्त वस्तु को ली थी और उस पर ये काम किए जा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा नंबर कह रहा है ना, दूसरा तो बता दिया, उसके बाद उसके बच्चों को दिखाकर उसके विषय में बतलाना है। फिर तीसरा कहता है कि उस मूर्त वस्तु को आधा काटेंगे। काटने का मतलब फाड़ना नहीं है, उसको बीच में जो है आपको मतलब निशान लगाना, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपका आधा काट दिया। आधा का मतलब अब बताएंगे बच्चों को, देखो इसको मैंने 2 भागों में बांटा, ये ऊपर का एक भाग, ये नीचे का एक भाग, यानी ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया आपको। अब अंत में आधे को क्या करेंगे, श्याम पट पे जाके और इसको नोट कर देंगे 1/2। इससे बच्चा समझ में आ गया कि 1/2 को कैसे लिखा जाएगा। तो कभी भी बच्चों को हम डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे ये नहीं लिखेंगे, 1/2 ऐसे लिखते हैं, इसको पूरे मूर्त वस्तुओं पे समझाते हुए लिखेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पूछता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा 3rd में चतुर्थांश यानी 1/4 चतुर्थांश पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने 1/2 को आपको बताया था। तो कहता है कि चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया ना कि कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और वो ये दिया, ए में दे दिया कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पे लिख देंगे। दूसरा दे दिया कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे। और तीसरा, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। और उत्तर दे दिया CAB, बी में दे दिया ABC, सी में दे दिया ACB और BD में दे दिया BCA। अब कह रहा है इसका उत्तर क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम मूर्त पदार्थों को यानी कोई भी ठोस पदार्थों को हम लेंगे। तो पहला मेरा क्या होगा, जो बी का ऑप्शन है यहाँ पे, ठोस पदार्थों को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे। पहले तो हम ठोस पदार्थ को लेंगे और उसको 4 भागों में उसको डिवाइड करेंगे। मैंने 1 पाई दिया था खड़ा, एक बीच का और पाई दे दीजिएगा तो 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका जो स्टार्टिंग होगा वो होगा बी पहले काम करेगा। फिर उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखा देंगे बच्चे को। तो ये पहला बी हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा, बाकी बच्चा ए हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा बी, सी और ए। और BCA मेरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर ए कैसे गलत हो जाएगा, तो सी पहले कहता है सी, तो चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाएंगे। तो पहले कैसे दिखाएंगे, पहले ठोस पदार्थ लिया ही नहीं, तो ए तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है,
उसके बाद बी में आते हैं ए बी। ए चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर, ये तो कभी नहीं करना है, पहले तो लिखना ही नहीं है, तो बी भी आपका गलत हो गया। सी में आइए, फिर ए की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, और डी आपका चूंकि मैंने समझा दिया तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछता है और इस पर ये से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है मापन, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो कहता है कि मापन क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मतलब समझ गए, किसी भी भौतिक राशि जो भी भौतिक राशि होती है उसके परिमाण, ठीक है, या लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, जो भी हो, उसको संख्याओं में अगर व्यक्त कर दिया जाता है तो वो मापन कहलाता है। यानी मापने की जो विधि हम लोग मापते हैं ना फीते से, ये इतना सेंटीमीटर हुआ, ये इतना किलोमीटर हुआ, ये हुआ फलाना, मतलब जो भी है वो मापन होता है। अब क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मापन सीधे सेंटीमीटर या मीटर या लीटर या ग्राम में नहीं बतलाया जाएगा। ठीक है, बड़े बच्चे हैं तो बताया जाता है कि इतना किलोमीटर, इतना मिलीमीटर, इतना ये इतना मीटर, ये इतना सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये बहुत सारे मीटर। ठीक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी चीज़ें होती है मापन में, आयतन, वो सब बता दिया जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को जो है ये सीधे आपको सेंटीमीटर, मीटर, लीटर या ग्राम में नहीं बतलाना है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कैसे बतलाना है, तो देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापने का उत्तम श्रेणी क्रम क्या होता है? पहले तुलना करना। तुलना करना का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 कलम लिया, 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, मैंने 3 कलम ले लिया। ठीक है, अब 3 कलम को क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे। पहले क्या करेंगे, बच्चों के बीच में हम इसमें तुलनात्मक देखेंगे। तो तुलनात्मक क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। अप्रमाणिक माप कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए उंगली से नापना, ठीक है, या किसी डोरी से नापना, यानी जिसमें ये नहीं लिखा हो कि कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना क्या है। तो बच्चों को पहले सिखाने के लिए हमको उसको उंगली से नापेंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटे को नापे तो इतना बड़ा हुआ, फिर उसको बड़ा को नापेंगे, थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे उसको बताएंगे, देखो ये इतना छोटा था, ये इतना छोटा, इतना बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा हो गया। तो इससे बच्चा क्या करेगा, वहाँ समझेगा कि हाँ इसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। प्रमाणिक इकाई क्या होता है, जैसे हमारा हो गया मेजरमेंट का जो लेंथ, जो भी मतलब उसका मेजरमेंट का जो भी बना हुआ यूनिट, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और फिर स्केल से उसको मापेंगे। स्केल से क्या करेंगे, छोटे को मापेंगे, फिर उसको नोट कर देंगे, बड़े को मापेंगे, फिर नोट करेंगे, फिर उससे बड़े को मापेंगे, नोट करेंगे। तो इस तरह क्या हो गया हमारा, उसमें पता चल जाएगा कि ये कितना लंबा, यानी कितना सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी वहाँ पे होगा जो आपके स्केल में, वो पता चलेगा। ठीक है, और फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग जो है करेंगे, यानी उसके यूनिट को डिराइव करके बता देंगे, देखो ये इतना लंबा था, इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर, इतना। तो ये होता है किसी भी बच्चों के बीच में हमको मेजरमेंट करने का तरीका, यानी समझाने का तरीका। यानी किसी भी बच्चे को हमको समझाना है तो हमको उसको पहले दिखा के, समझा के, और फिर तुलनात्मक, पहले तुलना करेंगे, फिर उसको अप्रमाणिक, यानी जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिससे स्केल नहीं, अपना भाषा में बोलते हैं, उंगली से मापना, बित्ता से मापना, या जो भी उसको धागे से मापना, ये सब नाम। उसके बाद प्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे और फिर उसको बताएंगे कि उसका क्या यूनिट हुआ, क्या उसका इकाई हो गया, जैसे लंबाई चौड़ाई कितना मीटर हो गया। तो जाके उसका ये मेजरमेंट तरीका जो है उसको समझ में आएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है ना, जीन पियाजे साहब फिर आ गए। जीन पियाजे जो है ना, मैंने आपको अभी उधर नहीं बताया है, बाल विकास में ये क्वेश्चन पूछता है जीन पियाजे से, बायोप्सी से, और फिर आपको एक और हैं बताएंगे, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो देंगे। उससे 3 क्वेश्चंस उधर पूछता ही है वो बाल विकास में, वो पेडागोजी से संबंधित नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें गणित में जो है आपको पूछता है जीन पियाजे साहब का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसमें जीन पियाजे साहब का कहना है, गणित में जीन पियाजे ने बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को गणित सीखने का क्रम संख्याओं से शुरू होती है। यानी बच्चा जो है, कभी छोटा बच्चा जो भी गणित सीखना स्टार्ट करता है वो कहाँ से शुरू करता है, संख्या से। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बच्चा शुरू करेगा तो संख्या से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट करेगा, हमेशा स्टार्ट करेगा संख्या से। अर्थात इनके अनुसार बच्चों को गणित सीखने का क्रम क्या होता है,
सबसे पहले वो संख्या को सीखता है। बच्चा किसको सीखता है? नंबर्स को सीखेगा, उसके बाद लंबाई को सीखेगा यानी लेंथ को सीखेगा। सबसे पहले वो नंबर को सीखेगा, फिर उसके बाद लेंथ को सीखेगा, उसके बाद किसी वजन यानी वेट भार को सीखेगा वो, और फिर आयतन को यानी वॉल्यूम को सीखेगा। तो नंबर क्या हो गए 1 2 3 4, लेंथ क्या हो गया लंबाई यानी कितना लंबा है, ठीक है ना। फिर वजन, उसमें कितना वजन, वजन मतलब मान लीजिए आपके शरीर का वजन, किसी वस्तु का वजन, ये सब वजन। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया जिन पानी का आयतन, ठीक है, गैस का आयतन, ये सब आयतन। तो सबसे पहला जो है नंबर, फिर लेंथ, फिर वेट, फिर आयतन। ये याद रखिएगा हमेशा, चारों का क्रम जरूर याद रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार चारों का क्रम क्या है? नंबर है, फिर लेंथ है, फिर वेट है, फिर वॉल्यूम है। यानी इसको हम बोल सकते हैं NLVW, ठीक है, यानी नंबर, लेंथ, वेट, NV। अब क्या होता है कि इस पर देखिए कैसे इस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरक्षण की योग्यता के विषय में सही है? पूछ देना सही है। पहला कहता है कि भार के संरक्षण, यानी ये संरक्षण है, भार के संरक्षण की समझ जो होती है वो संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। क्या ये सही है? पहले तो भार का नहीं होता है, पहले तो संख्या ही होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि पहले बच्चा जो है हमेशा संख्या की समझ को जानना चाहता है, पहले संख्या के समझ को जानेगा, इसलिए भार के संरक्षण की समझ संख्या के पहले नहीं आती है, ये गलत। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के पहले, यानी संख्या से पहले तो कुछ आएगा भी नहीं और वॉल्यूम के बाद कोई आएगा नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, N और V ये के बीच में होते हैं L और W। तो N के बाद L होता है, फिर W होता है, फिर V होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले आती है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला उसमें ऑप्शन कहता है कि भार के संरक्षण की समझ जो होती है आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो देख लीजिए, आयतन मतलब वॉल्यूम, V के पहले वेट आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आयतन के संरक्षण की समझ यानी V के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान जो है पहले आता है, यानी वेट पहले आता है। द्रव्यमान का मतलब वेट होता है, भार होता है, ठीक है। तो वेट पहले आता है, फिर आयतन आती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछता है, ठीक है। और इसको कैसे घुमा देगा फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस क्रम को कि वो कैसे, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़िए और आगे पढ़ते हैं अगला तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है आगमन विधि, जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव मेथड। आगमन, नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, आगमन, किसी रिश्तेदार का आगमन, किसी का आगमन। तो आगमन का मतलब होता है आना। मतलब पढ़िएगा क्वेश्चन, समझ, ये पूरा इति पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जब एक शिक्षक उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए नियम तक पहुंचता है तो उसे आगमन विधि कहते हैं। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शिक्षक जो है पहले क्या करेगा, उदाहरण देगा, ठीक है, उदाहरण देगा और फिर उसके नियम तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? नियम का आगमन हो गया। नियम का क्या हो गया? आगमन हुआ, इसलिए ये आगमन विधि होता है, इसमें नियम का आगमन होता है, ठीक है। तो इसे आगमन विधि कहते हैं। और इस विधि में बच्चों को पहले उदाहरण देकर नियम बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह अज्ञात यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अध्यापक या छात्र किसी गणितीय समस्या को एक विशेष ढंग से हल करते हैं, ठीक है, किसी अपने मन से हल करते हैं, ठीक है, और इसी ढंग को ही नियम या सूत्र का रूप दे दिया जाता है। यानी कोई सूत्र बन गया, उसमें नियम बन गया, और यही तो आगमन है, इसी को आगमन बोला जाता है। यह नितांत मनोवैज्ञानिक है और छात्र के मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करा देती है। एक और उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य यदि गिर जाता है, सपोज करिए कि बाजार में गए और वहाँ पे जो है आपको गोभी जो है पहले 50 रुपये केजी मिलता था, अभी 20 रुपये केजी हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 50 से 20 रुपये पे आ गया आपका मूल्य, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, उसे अधिक खरीदने लगता है। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने गोभी को जब पहले कल देखा था भाई 50 रुपये था, आज देखा भाई 20 रुपये, तो कहिएगा चलो कल तो हम 1 केजी भी नहीं ले पाते थे, आज 3 केजी ले लेते हैं, इसलिए कि आज 20 रुपये केजी हो गया। तो यह तर्क क्या हो गया, यह तर्क ये हो गया कि वो पहले विशिष्ट था, पहले वो 50 रुपये केजी था तो वो उसको विशिष्ट की श्रेणी में डाला गया था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो सामान्य हो गया, यानी सामान्य की श्रेणी में आ गया। इसी को बोला जाता है वो विशिष्ट से सामान्य हो गया,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं आगमन विधि, यानी कभी भी बच्चों को क्या बोलते हैं, पहले उदाहरण देंगे और फिर जो है हम क्या करेंगे, उसके सामने बोलेंगे कि आप इसको बनाओ, तो वो नियम तक पहुंचेगा और वही होता है आगमन। ठीक है। और इसी का सेम विपरीत जो होता है, इसका विपरीत होता है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, जिसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। निगमन विधि जो होता है आगमन विधि का ठीक विपरीत विधि है, जिसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर विभिन्न उदाहरणों से उस नियम के सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, यहाँ अज्ञात से अज्ञात हो गया है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए कि संख्या विभाजन का नियम होता है, संख्या विभाजन का कोई नियम होता है, जैसे मान लीजिए 3 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन के नियम, 11 से विभाजन का नियम, 2 से विभाजन के नियम, ऐसे विभाजन के नियम होते हैं। पहले एक शिक्षक संख्या विभाजन के नियमों को छात्रों को बताएगा। मान लीजिए पढ़ाइएगा तो बच्चों को क्या बताइएगा, पहले उसके नियम को बता दीजिएगा कि भाई 3 से विभाजन के ये नियम होते हैं, फिर उसे आप याद कराइएगा, तो याद भी करेगा ना कि 3 से विभाजन के नियम का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला आप उसको याद कर लीजिएगा, तो याद करिएगा ना, मैंने आपको पहले नियम बताया, क्वेश्चन तो मैं बाद में दूंगा, उदाहरण आपको बाद में दूंगा। ये होता है निगमन विधि, कि पहले उसको हम याद कराएंगे, फिर पहले नियम बताएंगे, फिर याद कराएंगे, फिर उसके सामने क्या करेंगे, उदाहरण दे देंगे, यानी क्वेश्चन दे देंगे, और फिर कहेंगे कि उस नियम को आप सिद्ध कीजिए, तो फिर उस नियम को वो पूरी तरीके से समझ लेगा और उसको सिद्ध कर देगा। तो इसको बोलते हैं आपको निगमन विधि, जो पहले नियम दिया जाता है, फिर आपको उदाहरण दिया जाता है, यानी नियम दीजिए, फिर उसको समझाइए, याद कराइए, और फिर उसके बाद उसको उदाहरण दीजिए, और फिर वो हल करता है, तो वो होता है निगमन विधि। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 और विधि को सीख लेते हैं। इसमें एक विधि होता है विश्लेषण विधि और एक विधि होता है संश्लेषण विधि। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस और संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। एनालिसिस विधि में क्या होता है कि इस विधि में समस्या को छोटे छोटे अंशों में तोड़कर इसका अध्ययन एवं विवेचन किया जाता है। विश्लेषण विधि में, यानी जब भी एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, कभी भी आप भी करिएगा एनालिसिस किसी चीज़ का, तो क्या करिएगा, उसके छोटे छोटे तथ्यों को जोड़, मतलब उसको छोटे छोटे अंशों में तोड़ दिया जाता है, तब उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जब छोटे छोटे अंशों में तोड़िएगा तो उसको बोलते हैं एनालिसिस विधि, यानी विश्लेषण करना। ठीक है। जैसे अज्ञात को छोटा छोटा तोड़कर उसकी तह में जाकर देखना कि दरअसल समस्या कहाँ है, क्या है और इसके लिए क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। ठीक है। और संश्लेषण विधि ठीक इसका उल्टा है। इस विधि में समस्या के छोटे छोटे अंशों को जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है या विवेचन किया जाता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना, और इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। ठीक है। तो ये विश्लेषण और संश्लेषण, तो ये चारों विधि को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। और फिर जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले तथ्य की तरफ। अब अगले तथ्य में आता है, कुछ बच्चे में क्या होता है, कुछ बच्चे में अक्षमता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ बीमारियां, इसको हम लोग बोलते हैं बीमारियां, लेकिन वो बीमारी नहीं है एक्चुअली, वो भी एक तरीके का जो है मेडिकल ही है, लेकिन उसमें कुछ अक्षमता होती है, जैसे लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता को हम लोग बोलते हैं डायस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है कि लेखन संबंधी अयोग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है, और इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता, इसलिए इसे एक दोष माना जाता है, और इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। समझ में आया। लेखन अक्षमता का मतलब हो गया जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी वो जो लिखता है उसमें जो है वो एक नियम जो होता है लिखने का, उसका पालन नहीं करता। जैसे मान लीजिए ABCD का जो एक कर्सिव राइटिंग लिखने का जो नियम है, कभी देखते हैं ना बच्चों को छोटा दिया जाता है कि उसको 4 भागों में दिया जाता है, उसमें वो मिलाने का दिया जाता है कि A कैसे लिखना है, छोटे बच्चे का वो बड़ा A कैसे लिखना है, B कैसे लिख, और वो अगर उसको नहीं लिखने आ रहा है, उसका वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब उसको लेखन अक्षमता है। ठीक है। डिस्ग्राफिया बोलते हैं उसको। ठीक है। वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है बच्चा। ठीक है। लेखन अक्षमता, नाम से ही पता है लेखन अक्षमता। दूसरा होता है गणितीय अक्षमता। गणितीय अक्षमता क्या है
कि ये जो है एक गणना से संबंधित है, यानी गणना करने में उसको दिक्कत हो तो उसको गणितीय क्षमता बोलते हैं। जैसे डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया इसको बोलते हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है डिस और कैलकुलिया। डिस जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका बुरी तरह या बुरे प्रकार से होता है, तथा कैलकुलिया का मतलब होता है लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका आशय होता है गणना। इस प्रकार डिसकैलकुलिया यानी गणना करने में असमर्थता, वो गिनती करने में, गणना करने में असमर्थता है, बुरी तरह से किए जाने वाले गणना संबंधी कार्य की ओर संकेत करता है। और इस अवधारणा को गणितीय अयोग्यता या गणितीय विकलांगता के रूप में भी जाना जाता है। गणितीय विकलांगता या गणितीय अयोग्यता। गणितीय विकलांगता में उन सभी गणितीय अयोग्यताओं को समाहित किया जाता है जो कि छात्रों को सामान्य छात्रों से पृथक करती है। समझ गए, पृथक मतलब अलग करती है। तो ये हो गया लेखन, फिर हो गया गणितीय। आगे देखते हैं, आगे है आपको पठन। पठन अक्षमता जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि यह सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है। पठन अक्षमता, ठीक है, जो पढ़ने में दिक्कत करेगी, लिखने और बर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चों के सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं। ठीक है, सीधा अक्षर है तो उसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे, जो एक तरह का लर्निंग डिजेबिलिटी है। जैसे स्पेलिंग को पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, जैसे मान लो कोई पढ़ता है ना, क को र पढ़ेगा, प को ट पढ़ेगा, तो उसको हम पठन अक्षमता बोलते हैं ना। तोतलाना, जो बच्चा तुतलाता है ना, उसको बोलते हैं पठन अक्षमता। उसको पढ़ने में दिक्कत होने लगेगी, इसलिए वो पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ठीक है, तो चीज़ों को याद करने में, समझने में उसको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, शब्दों अक्षरों में समानता का अंतर में कठिनाई होने लगेगी। यानी जो भी तुतला रहे हैं सब पठन अक्षमता से पीड़ित हैं। समझ गए, फिर आगे बढ़िए। अगला होता है तनाव अक्षमता, जिसको बोलते हैं डिस्थेमिया। अधिगम संबंधी वैसी अक्षमता जिसमें बालक तनाव महसूस करता है, इसको तनाव अक्षमता बोलते हैं, यानी डिस्थेमिया। सबके नाम में ही जुड़ा हुआ है आपका भाषा, परिभाषा। ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश शब्द याद कर लीजिएगा, और नहीं याद भी हो तो कोई बात नहीं है, तनाव अक्षमता चलेगा। ठीक है, इस मनोविकार का प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है, यानी सीखने पर पड़ता है, और इस प्रकार के विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया से प्रभावित बालक का मनोदशा हमेशा उदास रहता है, उसकी मनोवृत्ति पढ़ाई में बिल्कुल अलग होने लगती है, वह एक मानसिक विकार की तरह होता है, और इस विकार से प्रभावित बालक को कभी उत्साहित नहीं देखा जाता है। कभी कभी देखिएगा अपने क्लास में, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत उदास रहते होंगे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, उनको हमेशा तनाव रहता होगा, 12 बज रहा होगा चेहरे पे, तो वैसे बच्चे ना तनाव अक्षमता यानी डिस्थीमिया से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है अंक। ठीक है, इसको देखिए, अंक मतलब न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब होता है सिंबल या नंबर। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एक न्यूमेरल है, ये अंक है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अंक, और एक और चीज आपको बताते हैं, रोमन संख्या। दो संख्याओं के बारे में समझना हमको, अंक और रोमन संख्या। अंक और रोमन संख्या में अंतर क्या है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, हमको 1, 2, 3, 5, 4, 5 को हम रोमन में भी लिख सकते हैं। लेकिन रोमन और अंक में अंतर क्या है कि अंक में हम स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सैकड़ा, हजार, किस वो प्लेस वैल्यू पे है। ठीक है ना, उसका मतलब क्या हो गया। और रोमन संख्या में हम प्लेस वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में यही अंतर है कि इसको हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं और उसमें हम प्लेस वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसमें, रोमन में। तो गणित की भाषा, क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछता है, गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। याद रखिएगा, गणित की जो भाषा है वो सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उसके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट अलग से डाला हुआ है इसमें, लेकिन इसको भी याद रखना है। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन से ही संबंधित है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखिएगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में है और नहीं है, ये दोनों में अंतर, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ नहीं है पूछा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, निगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ाए हुए हैं, उसमें निगेटिव होगा ये आंसर इसका। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होंगे आपको पॉजिटिव होंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है।
क्या नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए ये गलत, मतलब ये निगेटिव पॉइंट है, लेकिन उत्तर इसका यही होगा, यही मिल गया हमारा उत्तर। ठीक है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बात तो सही है, विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है विचारों के संचारण के लिए, यानी सही संचारण के लिए। तीसरा कहता है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तर्क भी होना चाहिए उसमें। और डी, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बिल्कुल, श्रेणीबद्ध भी है। तो इसका उत्तर जो है आपको बी, सी और डी ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये गलत है नहीं गणित के विषय में, ये गणित के विषय में ये सही है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपका है वो निगेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन के आलोक में ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव वाला तथ्य आपको यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव आपको हर विषय में काम करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इस तथ्य पे भी क्वेश्चन आते हैं और यही तथ्य, जो तथ्य इसमें दिया हुआ है ये मैथ से रिलेटेड है। बी और सी और डी ये तीनों मैथ में होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये बी सी डी सत्य है, ये सत्य नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है समुच्चय, समुच्चन। समुच्चन का मतलब होता है एग्रीगेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेशन। समुच्चयन एक शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है संवर्धन। ये दोनों शब्द को याद रखिएगा, एग्रीगेशन और संवर्धन, यानी समुच्चयन और संवर्धन, यानी एग्रीगेशन और एगुमेंटेशन। ये दोनों में अंतर क्या है? एक जो होता है एग्रीगेशन जो होता है, इसका मतलब है जब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे समुच्चय कहते हैं। हमेशा के दो चीज़ों को एक साथ, जैसे एक फल की टोकरी है, उसमें 5 आम पहले से थे, मान लीजिए पहले से थे, और 8 आम और मिला दिया गया, तो कुल कितने आम हो गए? 13 आम हुए। तो ये क्या हो गया कि एक सेम वस्तु, सेम चीज को सेम चीज में मिला दिया ना, संख्यात्मक रूप से अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो समुच्चयन कहलाता है। जैसे 5 आम को 8 आम के साथ मिला दिया, 10 सेब को 20 सेब के साथ मिला दिया। ठीक है, यानी सेम चीजों को सेम चीजों के साथ, 15 मोबाइल को 17 मोबाइल के साथ मिला दिया तो उनकी संख्या बढ़ गई। तो ये सेम चीज को सेम के साथ मिलाएंगे तो ये समुच्चयन कहलाएंगे, नहीं एग्रीगेशन कहलाएगा। और संवर्धन क्या होता है कि सेम चीज को सेम चीज के साथ मिलाना नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीजों को मिला के उसकी संख्या को बढ़ा दीजिए। ठीक है, अलग अलग चीजों को मिला के उसके संख्या को बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके भार को बढ़ा दीजिए, तो वो चीजें संवर्धन में आती है, अलग अलग चीजों को। ठीक है, जब पहले से रखी वस्तु या तय कीमत में कोई दूसरी वस्तु मिलाकर या कीमत में वृद्धि कर पहले की वस्तु या कीमत को बढ़ाया जाता है तो उससे संबंध, जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दिया तो क्या हो गया, वो 8 लीटर बनेगा, लेकिन बनेगा क्या, वो दूध ही बनेगा ना, पानी जब मिलेगा तो दूध हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन मिलाया हमने क्या, पानी, इसलिए दो अलग अलग चीजें मिलाई, इसलिए वो संवर्धन हो गया, यानी एगुमेंटेशन हो गया। उसमें 5000 की वस्तु के दाम में 550 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी वस्तु एक ही है लेकिन उसमें 500 हजार की वस्तु में के दाम में जो है 550 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, तो उसका दाम बढ़ गया। एक ही वस्तु थी वहां पे, तो एक ही वस्तु थी और दो वस्तुओं को मिला दिया, तो इसलिए ये सब संवर्धन होते हैं। ठीक है, और समुच्चयन में जब दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इस पर क्वेश्चन देखिए, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। अब समस्या क्या है, पहला कहता है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए। ये आपको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा कहता है कि 9950 वाले, यानी 9950 वाले मोबाइल फोन लिखा हुआ लेकिन फोन होगा, फोन की कीमत में बजट की बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है।
ठीक है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन कहता है कि दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। संवर्धन के में हमने बारे में क्या बताया था कि आपको दोनों अलग अलग चीज़ें होगी, या उसके दाम में या एक चीज़ें होंगी, इसके चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये जो है वो संवर्धन नहीं है, क्योंकि 15 संतरे दूसरी टोकरी में 17 संतरे दोनों को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, समुच्चयन हो गया। तो समुच्चयन में क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि दोनों संवर्धन की संरचना को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी कहता है कि ए, ऊपर में जो ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ए जो है संवर्धन की संरचना को प्रदर्शित नहीं कर रहा, वो समुच्चयन, क्योंकि दोनों संतरे ही हैं, ठीक है, और दोनों को मिला रहा है। सी कहता है ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ये सही आंसर है, क्योंकि ए जो है संवर्धन को प्रदर्शित कर रहा है, और बी जो है 9950 से उसमें 375 की बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए ये संवर्धन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए सी आपका राइट आंसर होगा। और डी कहता है कि दोनों योग समुच्चयन संरचना को, ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों समुच्चयन भी नहीं है, दोनों संवर्धन भी नहीं है, तो ए सी डी, ए डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ए जो है वो संवर्धन नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा। ए समुच्चयन है और बी संवर्धन भी है, इसलिए सी सही हो जाएगा। इसलिए आपका ए गलत, बी गलत, सी सही, डी गलत, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको मैथ में। कितना आसान है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। मुक्त, मुक्त का मतलब होता है खुला, ओपन, ठीक है। अंत प्रश्न मतलब ओपन इंडेड क्वेश्चन। जब एक प्रश्न को दो या उससे अधिक उत्तर हो तो वह मुक्त यानी खुला अंत प्रश्न होगा। एक प्रश्न के दो या उससे अधिक उत्तर हो तो वो खुला यानी ओपन इंडेड प्रश्न होगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न होगा, ओपन इंडेड यानी खुला अंत प्रश्न होगा। जैसे कि मान लीजिए 20 लाने हेतु हमें किन संख्याओं से गुणा करनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है, आपसे कोई पूछता है कि 20 को आपको अगर लाना है तो आप किन संख्याओं से गुणा करेंगे। यहाँ ऑप्शन तो दिया नहीं कि किन संख्याओं से गुणा करेंगे, तो इससे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 5 चौका 20 होता है, 5 गुने 4 इक्वल टू 20 होता है, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 होता है, 1 इंटू 2 20 इक्वल टू 20 होता है। यहाँ हमने देखा कि ऊपर के प्रश्न के 3 उत्तर भी संभव हैं, क्योंकि तीनों सही हैं, अपने आप में तीनों सही हैं, ये गलत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा कि 20 लाने के लिए, तो हमने 3 तरीका से इसको बना दिया, तो ये क्या हो गया, ओपन इंडेड क्वेश्चन, यानी ये खुला प्रश्न हो गया, क्योंकि इसके एक से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक इसके उत्तर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये खुला इंडेड क्वेश्चन हो गया, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन हो गया। और इसी का सेम वो पूछता है बंद अंत प्रश्न, यानी यहाँ ओपन इंडेड नहीं होगा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बंद अंत प्रश्न यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि जब एक प्रश्न के एक ही उत्तर हो तो वह बंद अंत प्रश्न होगा। क्या होगा, बंद अंत प्रश्न, कि जब एक प्रश्न के एक ही उत्तर हो तो वह बंद अंत प्रश्न होगा। जैसे 10 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन सीधा पूछा 10 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा, तो आप क्या 10 को 2 से गुणा करने पर 40 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। जब भी होगा तो 20 ही होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 20। तो एक ही उत्तर हो रहा है ना, तो यहाँ हमने क्या देखा कि इसके एक ही उत्तर संभव है, इसलिए ये बंद अंत प्रश्न है। यानी दोनों में अंतर क्या हो गया, बंद अंत यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब इसके एक ही उत्तर हो, और खुला अंत प्रश्न जिसके 2 या उससे अधिक उत्तर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले तथ्य को देखते हैं। अगला तथ्य है रचनात्मक आकलन, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदात्मक आकलन, तीनों पढ़ाई से ही रिलेटेड है। कैसे, बच्चों को पढ़ाने से पूर्व या पढ़ाते समय किया गया आकलन। समझ में आया, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं पढ़ाने से पहले ये सोच सकता हूँ
कि मैं बच्चों को आज कैसे पढ़ाऊंगा, उनको क्या सिखाऊंगा। तो ये मैंने पढ़ाने से पहले एक प्रक्रिया की और एक मैं पढ़ाते समय किया। पढ़ाते समय क्या, मैंने कुछ पढ़ाया और उसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछ दिया। तो ये क्या हो गया आपको कि पढ़ाने से पहले मेरे द्वारा किया गया वो दिमाग में थॉट, यानी जो तथ्य हम अपने दिमाग में लाए कि हमको कैसे पढ़ाना है, या बच्चों के पढ़ाते समय ही बच्चों का जो आकलन हम कर रहे हैं यानी क्वेश्चन के माध्यम से, वो होता है रचनात्मक आकलन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लिखा भी है, बच्चों को पढ़ाने से पूर्व या पढ़ाते समय किया गया आकलन। जैसे पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, बच्चों के अनुसार योजना बनाकर पढ़ाना शुरू करना, समझाया, रचनात्मक हो गया। योगात्मक क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जो बच्चों को पढ़ाने के बाद किया गया आकलन। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चैप्टर को पढ़ाया और चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ाने के बाद, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा, यानी उसका आकलन किया। जैसे पूरे क्लास खत्म होती है, पूरा ईयर खत्म हो जाता है, पूरा 6 महीने का समय खत्म होता है, तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये योगात्मक आकलन बोलते हैं, इसको समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो रचनात्मक हो गया, समेटिव हो गया, और निदात्मक आकलन क्या हो गया, यानी बच्चों को हमने पढ़ा दिया और बच्चों को कुछ समस्याएं हो गई, तो उसका जो निदान करिएगा उसको निदानात्मक आकलन बोला जाता है, ठीक है। यानी बच्चों के समस्याओं का निदान करना। तो ये तीनों पढ़ाई से रिलेटेड है, रचनात्मक पहले या पढ़ाते समय, योगात्मक यानी पढ़ाने के बाद, और निदानात्मक तो ये तो निदान से ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो है निदान से संबंधित है। तो ये डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले, अब तथ्य की तरफ नहीं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी, संरचनात्मक यानी उसको रचनावादी बोलेंगे, रचनावादी भी बोलेंगे, जैसे हमने रचनात्मक बढ़ाया था इसको संरचनात्मक भी बोलेंगे, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बोलते हैं। गणितीय कक्षा या कक्ष में का लक्षण नहीं माना जा सकता। देखिए क्वेश्चन निगेटिव कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो देना भी चाहिए भाई, भाषा पर भी और भूमिका पर भी, तो ये तो इसका पॉजिटिव आ रहा है ना। बी कहता है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो अलग अलग तरीका से भी उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सी जो है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। क्या ऐसा होता है क्या कि प्राथमिक स्तर पर अगर आकलन करना हो तो विषय परक यानी विषय से हट के हम परीक्षा का उपयोग करते हैं? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। तो इसलिए ये निगेटिव है। और डी कहता है कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों में के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। बिल्कुल, गणित और दूसरे जो पाठ्येतर जो क्षेत्र हैं उसके बीच संबंधों को उजागर भी करना एक प्रकार से सिखाना भी हुआ। ठीक है, तो ए बी और डी जो है ये तीनों जो है पॉजिटिव है। किसके लिए? रचनात्मक तौर पे गणितीय कक्षा में। लेकिन इसका सी जो आंसर है कि विषय परक प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है, तो कभी ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका क्या हो गया यहाँ पे ए बी और डी ये गलत, क्योंकि ये तीनों सही है रचनात्मक के तौर पे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि लक्षण नहीं माना जा सकता है, तो वो सी को नहीं माना जा सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले तथ्य की तरफ चलते हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए देख लेते हैं कि कैसे खेलते खेलते सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अबेकस। अबेकस क्या होता है भाई? अबेकस को आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो गूगल सर्च मार के या कहीं भी देख लीजिएगा। अबेकस को क्या होता है कि एक चार कोने का एक वो होता है, चौकोर बनाया रहता है और उसमें कुछ तार लगाया रहता है, और उसमें क्या होता है छोटा छोटा उसमें वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोती बोलेंगे, मोती लगाया हुआ आता है। उससे क्या होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 गो उसमें तार दिया, उसमें 10 गो में मोती दिया हुआ है, तो यानी 10-10 का मोती दिया हुआ है, तो 100 तक का तो गिनती वहाँ कंप्लीट कर सकते। तो उस पर क्या होता है, बच्चों को जोड़ना, घटाना, स्थानीय मान निकालना, ये सब सिखा सकते हैं, गिनती सिखा सकते हैं।
यानी जब उसमें मोती रहेगा तो 1 2 3 4 ऐसे करके मोती पे हम सिखाएंगे बच्चों को, तो उसको बोलते हैं अबैकस। ठीक है, अबैकस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है कि एक बोर्ड होता है, ठीक है ना, और जियो बोर्ड पे वो क्या बोलते हैं, उसमें कांटे की तरह उसमें निकला होता है। ठीक है, तो उसमें हम ज्यामितीय संरचना की जानकारी देते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इस सब का जानकारी हम जियो बोर्ड पे देते हैं। याद रखिएगा, अबैकस पर हम हमेशा जोड़ घटाव, स्थानीय मान या गिनती उनती सिखा सकते हैं। जियो बोर्ड ज्यामितीय संरचनाओं की जानकारी देता है। जियो बोर्ड क्या देता है? ज्यामितीय संरचनाओं की जानकारी देता है। ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ग्राफ पेपर में तो डॉट 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 मिलाया जाता है ना उसको, ग्राफ पेपर। तो इसमें दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाव किया जाता है। ठीक है, और एक होता है डॉट पेपर। डॉट पेपर पे क्या होता है, इसमें ज्यामितीय संरचनाओं और अंग्रेजी वर्णमालाओं को समझाता है। डॉट पेपर का मतलब है ना, एक पेपर होता है ना, उसमें डॉट 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 दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें हम ज्यामिति को मिलाते हैं। ठीक है, या उसमें हम MAB ये सब लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको, इसमें सममिति का भी प्रयोग इसी पेपर पे आता है। ये याद रखिएगा, सममिति यानी सिमेट्री का भी प्रयोग जो है ना मैथ में इसी पेपर पे किया जाता है, नहीं डॉट पेपर पे। तो ये चारों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। देखिए, हमने जो आपको चार बताया ना अभी, अबैकस, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, लेकिन भिन्न के बारे में आपको कभी नहीं बताया। उसमें भिन्न के बारे में मैंने बताया नहीं बताया, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है आपके लिए कि चार तो आपने पढ़ लिया, जोड़ घटाव, ज्यामितीय संरचना पढ़ लिया, कैसे गिनती सिखाएंगे आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला या ज्यामितीय संरचनाओं को हम डॉट पेपर पे भी बनाते हैं, उसको कैसे कर लिया। ठीक है, लेकिन जब भिन्न की बात आएगी तो अब यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन होगा, और उसको भी आप जान लीजिए कि भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने के लिए बच्चों को हमें कौन सा उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए कहता है संख्या चार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है क्विलिनियर छड़े, ऑप्शन सी कहता है गिन तारा, और ऑप्शन डी कहता है जियो बोर्ड। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जियो बोर्ड, इस पे तो हम बता नहीं सकते हैं भिन्न को, चूंकि हमने आपको भिन्न बताया भी नहीं। तो जियो बोर्ड साइड, गिन तारा अबैकस, उस पर केवल गिनती जोड़ घटाव सिखाते हैं, ये भी साइड। चलिए, अब आ जाइए संख्या चार्ट। संख्या चार्ट पर क्या हम भिन्न बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। संख्या का जो चार्ट है ABCD, मतलब 1 2 3 4 70 78 20, ऐसा इस पे हम भी भिन्न नहीं बता सकते हैं। तो ACD आपका खत्म। तो बचा कौन? क्विजिनियर छड़े। क्विजिनियर छड़े जो होती हैं उस पे हम भिन्न की संकल्पना जानते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा, क्विज नियर छड़े को भिन्न की संकल्पना के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इसलिए ए गलत, सी गलत, डी गलत, बी सही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य है ज्यामितीय स्तर। ये ज्योमेट्रिक थिंकिंग की बात कर रहा है। ये थिंकिंग जो है ना, किसने दिया था? वैन हिले ने। और वैन हिले से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है भाई साहब। और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा हमेशा। ज्यामितीय स्तर से जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और इस वीडियो का ये जो ना लास्ट आपका ये तथ्य है, और इसके बाहर अब आपका कुछ नहीं है। ये आपने बड़े अच्छे से कर लिया तो आपने मैथ को कर लिया, और थोड़ा 90% तो ये साथ ही देगा, 10% अपना दिमाग लगा लेना। क्योंकि दिमाग भी लगेगा तो दिमागी से लगेगा ना, कि उसमें कोई तथ्यात्मक रूप से आपको कोई तथ्य पूछने वाला है, इसी में से आपको दिमाग लगाना है। चलिए, ज्यामितीय स्तर क्या होता है ना, ज्योमेट्रिक थिंकिंग। ज्यामितीय स्तर जो है ना, सिद्धांत जो है ना, वैन हिले ने दिया था। वैन हिले ने दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। अब छोटा बच्चा है तो उसको ज्यामिति सिखाना है हमको, तो क्या सीधे कहेंगे कि ये वर्ग है, ये आपको घनमूल है, ये आपको वर्गमूल है, ये आपको आयत है, ये आपको वृत्त है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। उसको सिखाने का एक तरीका होता होगा। तो क्या है तरीका? यही बताया वैन हिले ने, उस सिद्धांत को बताया। और उसको कैसे सीखते हैं इसके लिए उन्होंने 5 अवस्थाएं भी बताई। तो क्या थी वो 5 अवस्थाएं, वो देख लीजिए। ज्यामितीय स्तर को वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार क्या थी वो 5 अवस्थाएं। पहला जो था वो 0 लेवल, यानी लेवल 0, जिसको बोलते हैं चक्षुषीकरण, यानी विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा केवल चीजों को देखकर उसके आकृतियों के अनुसार उसका वर्गीकरण करता है। ठीक है ना। लेवल 0 में क्या करता है कि बच्चा क्या करेगा,
विजुअलाइजेशन करेगा, यानी उसको देखेगा केवल, और उसके अनुसार उसका वर्गीकरण करेगा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा आपके घर में हो, कभी उसको आप बिस्कुट देते होंगे, कभी वो रोटी को देखता होगा, ठीक है, तो वो क्या उसको दिमाग में चलता है ना, बिस्कुट है तो बिस्कुट की तरह वो दिमाग में बिठा लेगा कि ये बिस्कुट है, तो वो विजुअलाइज करेगा, ठीक है ना, विजुअलाइज करेगा उसको तो वो 0 लेवल का होता है। छोटा बच्चा, एकदम छोटे से बच्चे की बात हो रही है। बिस्कुट रोटी दोनों देखने के बाद उसके बनावट में वो फर्क करेगा कि ये छोटा सा बना हुआ है, वो बड़ा सा बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, चौकोर सा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वो चौकोर और गोल ये सब उसके दिमाग में अभी नहीं आएगा, ठीक है। वो केवल उसको देख के उसको वर्गीकरण करेगा, तो उसको बोलते हैं लेवल 0, ठीक है। फिर लेवल 1 में आएगा। लेवल 1 को बोलते हैं विश्लेषण, एनालिसिस में चला जाएगा वो बच्चा और बड़ा हो गया, वहां से थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है ना, 0 से वो बड़ा हो गया और वो चला गया विश्लेषण यानी एनालिसिस में, लेवल 1 में। उसमें क्या करेगा, इसमें बच्चा चीज़ों के ज्यामितीय नाम को जानना शुरू कर देता है। जैसे रोटी गोल होती है, बिस्कुट को आयताकार होती है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे नाम जान गया कि वो चौकोर होगी, ये गोल होगी, तो इस तरह क्या हो गया, ये वो ज्यामितीय संरचनाओं के बारे में वो जानना शुरू कर दिया, ठीक है। वो लेवल 1 में होता है। उसके बाद होता है लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देगा। इसमें क्या करेगा, अब पहले वो क्या किया बच्चा, पहले वो तो संकल्प विजुअलाइजेशन किया, यानी उसको देख के समझा। उसके बाद क्या किया कि वो क्या किया, उसको फर्क करना शुरू कर दिया, उसके आकृतियों में फर्क करना शुरू कर दिया। वो जान गया कि ये आयताकार है, वृत्ताकार है, ये सब ऐसे, गोल है, ये चौकोर है, ये सब। उसके बाद क्या किया, इसका जो आकृति उसने देखा उसमें संबंध बनाना। जैसे आयत के सामने की भुजा बराबर होती है। अब क्या किया, बिस्कुट को देखा ना, तो देखा उसमें ये तो आयताकार है, इसमें इधर और इधर मतलब दोनों साइड की भुजा और वो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह वो क्या किया, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग की भुजा सभी भुजाएं बराबर होती है, ये वो चीज़ जो है जान गया। यानी लेवल 2 में मेनली आपको लेवल 2 तक ही आता है, 3-4 के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता देते हैं। 3 में क्या होता है, औपचारिक निगमन होता है, यानी फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा जो है आकृतियों के ज्यामितीय सूत्र को ढूंढने लगता है, ठीक है। अब चूंकि ज्यामिति के बारे में पढ़ लिया तो वो सूत्र अब ढूंढना शुरू करेगा। और लेवल 4 में क्या होता है, जिसको दृढ़ता बोलते हैं, रीगर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीजें बनाने लगता है। तो लेवल 4 बहुत ऊपर चला गया और लेवल 3 भी बहुत ऊपर चला गया, इसलिए 1 to 5 में नहीं पूछता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको 5 to 8 में आते हैं, 6 to 8 में, ठीक है। और तो 1 to 3 यानी 0, 1, 2 और ये तीनों को जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको आता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत, ठीक है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है, ठीक है, कौन से चरण पर है, अब बताइए। लेवल 2 यानी स्तर 2, ठीक है। लेवल 3 निगमन, लेवल 0 पहचानना, लेवल 1 विश्लेषण। लेवल 0 पहचानना होता है, लेवल 2 संबंध बनाना, लेवल 3 में निगमन होता है और लेवल 1 में विश्लेषण होता है। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि वो समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है, यानी वो पहचान लिया, पहले ही पहचान चुका है कि वो समचतुर्भुज है और आयत है। तो 0 लेवल तो होगा नहीं, क्योंकि वो उसको विजुअलाइजेशन करने में वो नहीं बता सकता है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, ठीक है। लेवल 1 में विश्लेषण करेगा, तो विश्लेषण जो है क्या करेगा कि ये चौकोर होता है, ये गोल होता है, ये करेगा। ये नहीं बताएगा कि इसके नाम को जान जाएगा समचतुर्भुज है, आयत है। लेकिन लेवल 2 में जब पहुंचेगा तब वो बताएगा कि ये समचतुर्भुज भी है और ये आयत है और ये दोनों एक वर्ग के समान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 में वो केवल विजुलाइज कर रहा है। 1 में जब जा रहा है, विश्लेषण में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। वहाँ पे संबंध उसको विश्लेषण कर रहा है, सॉरी संबंध नहीं, विश्लेषण कर रहा है कि वो क्या है कि ये थोड़ा चौकोर है, ये गोल है, ये सब कर रहा है। लेकिन 2 में जब जाएगा तब जाके वो समचतुर्भुज आयत की बात करेगा। और 3 में जाएगा तो क्या करेगा, 3 में जाएगा तो उसके फार्मूलाज को करने लगेगा। और 4 में जाएगा तो फिर उसके अपने से खुद से वो फार्मूला पे जो है क्वेश्चन बनाने लगेगा, ठीक है ना। तो ये 4 यानी 4 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 यानी 5 नियम उसने बता दिए। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन
और आज के जो है गणितीय शिक्षा शास्त्र, और ये होता है यहीं पे समाप्त। चूँकि आपका गणितीय शिक्षा शास्त्र के सारे टाइप मैंने बता दिए और सारे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आराम से 15 में 14 तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, दिमाग अप्लाई कर दिए, 15 में 15 मिलेगा, इसलिए अब इसके बाहर आपको कुछ पूछने वाला नहीं है गणित में। तो इसको पढ़िए बढ़िया से और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। फिर एक और क्वेश्चनों का सेट में लेके आऊँगा, उसको भी देखिएगा, समझिएगा, और इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है इस पर और क्वेश्चन करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले शिक्षा शास्त्र की तरफ। मेरा मेन ध्येय है आपका 75 नंबर को पहले पूरा करना, फिर आपको हम बताएंगे टॉपिक वाइज, और आपका इस बार सीटेट तो हम निकलवा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए, और इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।